जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड प्रवक्ता एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक विषय में समाजशास्त्र का उदय यूरोपीय इतिहास के किस काल में देखा जा सकता है। तो आधुनिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो उदय हुआ यूरोप में उसको प्रबोधन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधन काल में कहा जाता है। अगला है कि समाजशास्त्र शब्द स्वतंत्र रूप से दो फ्रांसीसी विद्वान एमुअल जोसेफ सीएस अर्थात सिम्पसन और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो समाजशास्त्र शब्द जो है दो फ्रांसीसी विद्वान सेंट साइमन और अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया था। अगला है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें समाजशास्त्र को एक आधुनिक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रदूत माना जाता है। तो इमाइल दुर्खीम की पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या की है। अगला है किसने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करने का। तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के रूप में या सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के रूप में परिभाषित किया है तो इमाइल दुर्खाइम। अगला उत्तर है टालगट पार्सन्स के द्वारा कौन सी अवधारणा विकसित की गई है जो संस्थानों द्वारा सुदृढ़ किए गए मानदंडों को एक सेट के भीतर कार्य करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। तो मानदंडों के एक सेट के भीतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करता है, तो उसको इन्होंने सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन कहा है। अगला है इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्रीय अवधारणा एक समूह को दूसरे समूह से अलग करती है। तो दुर्खीम और मैक्स वेबर क्या कहते हैं जो वैल्यू होती है, मूल्य होते हैं, वह एक समूह को दूसरे समूह से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी अवधारणा अमूर्त लेकिन सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत और आंतरिक इच्छाओं को संदर्भित करती है, जो सामाजिक प्रणालियों के भीतर कार्यों और अंतःक्रियाओं को प्रेरित करती है। तो मूल्य है जो कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होती है और आंतरिक होती है तथा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की कौन सी प्रणाली वर्ग की तुलना में अधिक कठोर है। तो यहाँ पूछ रहा है कठोर हो किसकी तुलना में, वर्ग की तुलना में। तो वर्ग की तुलना में अधिक कठोर हो जाता है हमारा जाति। क्या? जाति। अगला है सामाजिक संस्थाओं के कौन से प्रच्छन्न लेटेंट दोनों कार्य करते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जो है प्रकट और प्रच्छन्न मतलब प्रकट और अप्रकट दोनों कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो लेटेंट और मैनिफेस्ट की बात करते हैं कौन? R.K. मार्टिन जी करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या और समाजशास्त्र अलग अलग हैं क्योंकि पूर्व लोगों के सीमित अनुभव पर आधारित होते हैं, जबकि समाजशास्त्र अनुसंधान और साक्ष्य पर आधारित होता है। तो क्या देखिए, जो कॉमन सेंस होता है, सामान्य बोध होता है, वह अनुभव पे आधारित होता है, लेकिन समाजशास्त्र अनुसंधान और साक्ष्य पर आधारित होता है। तो यहाँ वही कहते हैं कि सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्र अलग अलग हैं क्योंकि पूर्व लोगों के सीमित अनुभव पे आधारित होता है। तो कॉमन सेंस जो होता है वह लोगों के सीमित अनुभव पे आधारित होता है, जबकि समाजशास्त्र अनुसंधान और साक्ष्य पर आधारित होते हैं। अगला है समाजशास्त्र की तुलना में सामाजिक जीवन के केवल एक बुनियादी सतही रूप में जो है बुनियादी सतही समझ क्या प्रदान कर सकता है। तो समाजशास्त्र की तुलना में सामाजिक जीवन का एक बुनियादी सतही समझ प्रदान करता है। कॉमन सेंस क्या करता है? सामान्य ज्ञान। अगला है संरचना के प्रमुख घटकों में से कौन भूमिकाएं, मानदंड और संस्थाएं शामिल करता है। तो
पद जो होता है, स्टेटस जो होता है, स्थिति जो होती है, उसमें हमारी भूमिकाएं, मानदंड अर्थात नियम होती हैं और संस्थाएं उसका संचालन करती। अगला है, वह शब्द धन, जातीयता, लिंग, शिक्षा और शक्ति के आधार पर समाज के विभिन्न श्रेणियों में पदानुक्रम वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो कि समाज को या व्यक्ति को धन, जातीय, लिंग, शिक्षा और शक्ति के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो जाति हमारा लिंग के पदानुक्रम पर आधारित होता है, जबकि प्रदत्त और अप्रदत्त रूप में हमारी जो स्थितियां हैं उच्च और निम्न आधार पर स्तरीकृत की जाती हैं, उसको सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अगला है, समाजशास्त्री बंद और खुली इन दो प्रणालियों के बीच अंतर करता है। तो स्तरीकरण में होता है बंद और खुली प्रणालियाँ। बंद के उदाहरण के रूप में हम जाति को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि खुले स्तरीकरण में वर्ग होता है। अगला है, बंद समाज की कौन सी गतिशीलता प्रदान नहीं करते हैं। तो बंद समाज में क्या नहीं होता है, तो लंबवत या ऊर्ध्वाधर, ओपन, खुली, कठोर या इसकी। तो हम बंद समाज में ऊपर की ओर नहीं जा सकते, तो लंबवत या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं प्रदान करता। अगला है, कौन उन सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो अभी भी वर्ग को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन शुद्ध आर्थिक नियतवाद को खारिज करते हैं। तो आर्थिक नियतवाद, आर्थिक निर्धारणवाद को कौन खारिज कर रहा है, तो भाई वर्ग को महत्वपूर्ण माना है लेकिन आर्थिक नियतवाद को खारिज करते हैं नव मार्क्सवादी। कौन करते हैं, नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवाद में मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद में संशोधन करके अन्य चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है, जैसे राजनैतिक शक्ति, विचारधारा, संपत्ति, इन सब चीज़ों की भी महत्व प्रदान की जाती है। अगला है, इनमें से कौन सा नव मार्क्सवाद के प्रमुख प्रस्तावक है। तो नव मार्क्सवाद हमारे कौन आ जाएंगे, लुईस अल्थ्यूजर। अगला है, किसने उत्पीड़न को अर्थव्यवस्था से हटाकर सांस्कृतिक आधिपत्य में स्थानांतरित कर दिया है। तो पहले होता था अर्थव्यवस्था से लोग पीड़ित होते थे, लेकिन नव मार्क्सवादी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ना होकर के कल्चर डोमिनेंस, जो प्रभुत्व कल्चर है वो आज शोषण कर रहा है। नव मार्क्सवादी जैसे थियोडोर एडोर्नो का प्रमुख नाम है, इससे कि अर्थव्यवस्था से हटाकर सांस्कृतिक आधिपत्य की बात करते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी करते हैं। ये सब जिन्होंने कहा कि संस्कृति के आधार पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। अगला है, कौन सी उत्तर संरचनावादी नारीवादी विद्वान ने तर्क दिया कि लिंग जेंडर का प्रदर्शन है। तो लिंग जेंडर का प्रदर्शन है, लिंग जेंडर का प्रदर्शन है, जेंडर इज ए परफॉर्मेंस। किसने कहा, तो जूडिथ बटलर है। कौन है, जूडिथ बटलर। तो हैरियट मार्टिनो को पहली महिला समाजशास्त्री के नाम से जाना जाता है। अभी यह किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए। अगला है, जैक्स दरिदा द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था। तो जैक्स दरिदा ने विखंडनवाद या डिकंस्ट्रक्शन थियरी की बात की। विमर्श की बात करते हैं कौन, डिस्कोर्स की बात करते हैं फूको। संरचनावादी कौन है, तो संरचनावाद समाजशास्त्र में लेवी स्ट्रास माने जाते हैं। रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं कौन, एंथनी गिडिंग्स ने उत्तर आधुनिक समाज को रिफ्लेक्सिविटी समाज माना। अगला है, नारीवादी के भीतर कौन सा उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि भाषा संस्कृति एक ऐसी ऐतिहासिक रूप से स्त्रीत्व पर पुरुषत्व कैसे विशेषाधिकार रखते हैं। तो संस्कृति ऐतिहासिक रूप से पुरुषत्व पर, स्त्रीत्व पर पुरुष को कैसे विशेषाधिकार दिया गया है और भाषा और संस्कृति में इसकी महत्ता प्रदान करती है। तो विखंडनवाद कहता है कौन, विखंडनवाद कहता है कि जो भाषा और कल्चर है उसी के माध्यम से पुरुषों का स्त्रियों पर प्रभुत्व रहा है, ये इतिहास बताता है।
अगला है, किस प्रकार का शोध तत्काल समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान चाहता है? तो व्यवहारिक समाधान कौन चाहता है? तो अप्लाइड रिसर्च आ जाएगा। क्या? अप्लाइड रिसर्च। अगला है, संरचनावाद के प्रमुख प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो संरचनावाद की बात करते हैं लेविस्ट्रास, संरचनाकरण की बात करते हैं एंथनी क्रिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवजन्य सत्यापन योग्य कथनों को संदर्भित करता है जिन्हें देखा जा सके या मापा जा सके? तो चर या फैक्ट कह सकते हैं जिनको देखा जा सकता है या मापा जा सकता है। अगला है, व्यक्तियों और समूहों द्वारा रखे गए व्यक्तिपरक विश्वास और प्राथमिकताएं क्या हैं? तो व्यक्ति या समूहों द्वारा रखे गए व्यक्तिपरक विश्वास और प्राथमिकताएं को हम वैल्यू मूल्य कहते हैं। अगला है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावात्मक भागीदारी से मुक्त अनुसंधान करने के आदर्श को क्या कहा जाता है? तो इससे मुक्त होना चाहिए, तो उसको ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठ कहते हैं या विषय परकता भी कहते हैं। कौन सा शोध तत्काल समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के लिए समाधान खोजता है? तो एक ही एग्जाम में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक अनुसंधान करते हैं। अगला है, संरचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन है? तो संरचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन है? लेविस्ट्रास। ये भी रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, पहले देखिए एग्जाम में किस तरह से वो हो रहा है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला है, कौन सा तथ्य मापा जाता है? तो एक ही एग्जाम में कई क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर। तो कौन सा अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य कथनों को दर्शाता है जिसे मापा जा सकता है? तो वह तथ्य होता है। अगला है, व्यक्तियों और समूहों द्वारा धारण की गई व्यक्तिगत और मान्यताएं प्राथमिकताएं क्या कहलाती हैं? तो उसको मूल्य कहते हैं। भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे है कि शोध व्यक्तिगत पक्षपात और भावनात्मक संलिप्तता को मुक्त करने के आदर्श को क्या कहते हैं? तो उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला है, शोधकर्ता मूल्य और उनके शोध को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मानते हुए किसे प्रभावित कर सकते हैं? तो शोधकर्ता में मूल्य और उनके शोध किसको प्रभावित करते हैं? तथ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है, तथ्य और मूल्य हैं लेकिन समाजशास्त्री शोध परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तथ्य और मूल्य क्या होते हैं? द्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? द्विभाजित होते हैं, लेकिन दोनों समाजशास्त्री अध्ययन से जुड़े हुए हैं। अगला है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को कौन सी सिद्धांत प्रस्तावित किया ताकि शोधकर्ता अपने कार्य को व्यक्तिगत मान्यताओं और पक्षपात से मुक्त रख सके? तो मैक्स वेबर ने वैल्यू न्यूट्रलिटी अर्थात मूल्य निरपेक्षता जो है अवधारणा दी है, जिसमें शोधकर्ता व्यक्तिगत मान्यताओं और पक्षपात को दूर रख सके। अगला है, किस प्रकार के प्रश्नावली में निश्चित और सीधे प्रश्न होते हैं? तो निश्चित और सीधे का मतलब है उसको स्ट्रक्चर्ड करके रखा जाता है। संरचित प्रश्नावली में निश्चित और सीधे प्रश्न होते हैं। अगला है, कौन सा पद एक श्रृंखला में वस्तुओं के औसत और सामान्य मान को दर्शाता है और इस औसत मान के आधार पर श्रृंखला को संक्षेपित करता है? तो एक पद है श्रृंखला जो वस्तुओं के औसत और सामान्य मान को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। क्या? सेंट्रल टेंडेंसी। औसत मान के आधार पर श्रृंखला को संक्षेपित करता है। तो इसमें हमारा मीन मीडियन मोड अर्थात माध्य माध्यिका और बहुलक शामिल होते हैं। कौन? माध्य माध्यिका और बहुलक। अगला है, डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को एक ही संख्या में क्या किया जा सकता है? अगर डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को एक ही संख्या में कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिड्यूस्ड किया जाता है, कम किया जाता है। अगला है, मीन मोड और माध्यिका किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे आ गया कि मीन
मीडियम मोड हमारे जो है केंद्रीय प्रवृत्ति माप के उदाहरण हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के उदाहरण। अगला है कौन सा शब्द स्कोर को दर्शाता है जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है? तो जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है उसको मोड कहेंगे, अर्थात बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड, बहुलक। अगला है समकालीन काल में दुर्लभ प्रकार का विवाह, जिसे एक महिला एक समय में कई पुरुषों से विवाह करती है, उसको कहते हैं। तो एक महिला जब कई पुरुषों से विवाह करती है उसको बहुपति विवाह कहते हैं। टोडा जनजाति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला है कौन सी नारीवादी और समाजशास्त्री ने लिंग भूमिकाओं की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया है? तो लिंग भूमिका की अवधारणा, जेंडर रोल की बात कौन करते हैं? अन्ना ओकले हैं। कौन है? अन्ना ओकले। अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने पर भी कम वेतन का दिया जाना उदाहरण है। अगर भाई समान कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है तो उसको लैंगिक भेदभाव के नज़रिए से देखा जाता है। क्या? लैंगिक भेदभाव। अगला है भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है? तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में पाए जाते हैं। भाषाई और धार्मिक। अगला है किस विद्वान ने सामाजिक असमानता पर लिखा है? तो सामाजिक असमानता पे लिखती हैं आंद्रे गेते। कौन लिखते हैं? आंद्रे गेते, भारत में खास करके। अगला है इनमें से कौन प्रबल जाति की विशेषता नहीं है? तो प्रबल जाति की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? तो यह निचली जाति के समूहों के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करता है। तो सही बात है। यह मानदंड निर्धारित करता है और सामाजिक जीवन का संचालन करता है। ये भी सही है कि जो प्रभु जाति होती है वो मानदंड होता है। यह मुख्य शक्ति धारक के रूप में कार्य करता है, इसके पास पावर होती है। तो ये भी बात सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो भाई जो डोमिनेंट कास्ट है वो किसी संस्कृति के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी भी कल्चर को वो पहले अपनाते हैं उसके बाद उनके नीचे वाले अपनाते हैं। इसका हो जाएगा ए, सही नहीं है। अगला है समाजशास्त्र में कौन सी अवधारणा धार्मिक और अधिक सांस्कारिक स्तर की सोच की ओर संक्रमण करती है? तो यहाँ हो रही धार्मिक से अधिक सांस्कारिक स्तर, मतलब भौतिकवादी सोच की ओर हो जा रही है। तो उसको हम कहते हैं धर्म निरपेक्षता या लौकिकीकरण। अगला है भारतीय संविधान में कौन सा शब्द की समझ का अर्थ है कि यह न तो किसी धर्म को बढ़ावा देती है और न ही उसके साथ भेदभाव करती है? तो धर्म निरपेक्षता शब्द है जो कि न किसी धर्म को बढ़ावा देगी न भेदभाव करेगी। अगला है कौन सी प्रक्रिया उन परिवर्तनों के जटिल सेट को संदर्भित करती है जो समाजों में तब होते हैं जब वे औद्योगिकरण और एक अधिक विकसित समाज की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं? तो औद्योगिकरण और विकसित समाज की विशेषताएं कहाँ देखने को मिलेंगी? हमारी आधुनिकीकरण में। अगला है किस विद्वान ने आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना की है? तो आधुनिकीकरण की आलोचना करते हैं इमनुएल वालरस्टीन। अगला है अलग संस्कृति और पहचान की भावना वाले स्वदेशी समुदायों को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृति अलग है, पहचान की भावना अलग है, लेकिन स्वदेशी है, तो उसको जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऐसा इनमें से कौन सी एक जनजाति की विशेषता नहीं है? तो उनका निश्चित क्षेत्र होता है या निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। सही है। इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं होती है। ये भी बात सही है। इनमें नातेदारी आधारित मजबूत नेटवर्क होता है। ये भी बात सही है। इसका कोई वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसमें वर्गीकरण होता है कि भाई कौन मुखिया है कौन है, तो इनमें बहुत कम वर्गीकरण होता है लेकिन पाया जाता है। तो यहाँ डी जो है नहीं होगा। अगला है इस भारतीय राज्य में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत बहुत अधिक नहीं है। तो कहाँ नहीं है? तो दिल्ली में जो है जनजातीय प्रतिशत बहुत अधिक देखने को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। अगला है जनजातीय समूहों को किस आधार पर चरवाहे या शिकारी या झूम कृषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बेस ऑफ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के आधार पर जो है
इनको चारवाहा, शिकारी और कृषक में विभाजित किया जाता है। अगला है भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली इनमें से कौन सी समस्या नहीं है? तो आकांक्षा का उच्च स्तर नहीं होगा। क्या क्या होगा? तो घटती जनसंख्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर है, साक्षरता की दर जो है निम्न होती है, ये है समस्या। लेकिन आकांक्षा का उच्च स्तर इनकी समस्या नहीं। अगला है मध्य भारत में गोंड और मुंडा जैसी जनजातियों में किस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है? तो गोंड और मुंडा का और क्या करते हैं? झूम खेती करते हैं। क्या? झूम खेती। अगला है पड़ोसी समूहों और मुख्यधारा की संस्कृतियों के साथ किसके आधार पर जनजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो एसिमिलेशन मतलब आत्मसात्मीकरण के आधार पर जनजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला है कौन से समुदाय निर्वाह के लिए बार बार स्थानांतरित होते रहते हैं और उनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है? तो जो बार बार जगह बदलते रहते हैं उनका निवास नहीं होता, उसको खानाबदोश कहते हैं। अगला है औपनिवेशिक काल में किस समूह को अक्सर अपराधी और अनियंत्रित रूप में लेबलिंग किया गया है? तो खानाबदोश जो है जनजाति जो है इसको ज़्यादातर अपराधी और अनियंत्रित रूप से लेबल किया जाता है। अगला है पश्चिम भारत में पारंपरिक चारावाह समुदाय कौन है? तो पश्चिमी भारत की जो पारंपरिक चारावाह समुदाय है उसको अहिर या रबारिस कहते हैं। क्या? अहिर या रबारिस। अगला है इनमें से कौन सी विशेषता शिकारी संग्रहकर्ता जनजातीय समुदाय से जुड़ी नहीं है? तो वे छोटे समूह में रहते हैं, सही बात। वे खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश होते हैं, भी बात सही है। उन पर जो क्षेत्र पर है उनका कोई विशेष अधिकार नहीं होता, ये भी बात सही है। वह दैनिक जीवन में उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं, बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे दैनिक जीवन में उन्नत तकनीकी का उपयोग करते हैं, जनजातीय समुदाय की विशेषता नहीं है। अगला है मिट्टी पर कृषि से जुड़ी कौन सी प्रथा है जिसकी उर्वरता जल्दी खत्म होने की संभावना होती है? तो झूम खेती है, जो से 2 से 3 साल के भीतर उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। अगला है जनजातीय आर्थिक प्रणालियों की अनुकूली और लचीलेपन को दर्शाता है। तो अनुकूलन और लचीलेपन को दर्शाता है क्या? कि व्यापार के साथ पशुपालन का एकीकरण। अगला है इनमें से कौन सी जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो क्या क्या है? तो ज़्यादातर निर्वाह खेती पर आधारित रहते हैं, सही है। पारस्परिक विनिमय पाया जाता है, ये भी बात सही है। सामुदायिक संसाधन पर स्वामित्व होता है, ये भी बात सही है। बहुत आधुनिक व्यावसायिक प्रथाएं तो जनजातीय समाज में नहीं पाई जाती। तो यहाँ हो जाएगा ए इसका सही आंसर। अगला है इनमें से कौन सी जनजातीय आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के लिए चुनौती नहीं पेश करता है? तो क्या क्या चुनौती है? तो बाजार एकीकरण का बढ़ता प्रभाव एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक संसाधन प्रबंधन में व्यवधान, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच जो है एक तरह की चुनौती नहीं। अगला है यह प्रक्रिया खनन और सड़क विकास आदि गतिविधियों के कारण जनजातीय और स्वदेशी समुदायों को उनकी मातृभूमि से उखाड़ने के संदर्भ में है। तो भाई जनजाति या स्वदेशी समूहों को जब उनके मातृभूमि से एक दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसको विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे सबसे बड़ा कारण है कि डैम वगैरह बनाना, दूसरा कारण है इंडस्ट्री वगैरह लगाने के, बाढ़ वगैरह हो गई, इस कारण डिस्प्लेसमेंट देखा जाता। अगला है इनमें से कौन सा जनजातीय समूहों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? तो क्या है? उत्पादन वितरण प्रणाली बिखर जाती हैं जब उनको विस्थापित कर दिया जाता है। स्वजन समूहों का बिखराव मतलब उनके जो परिचित नातेदार होते हैं उनका बिखराव हो जाता है। सुरक्षा जाल टूट जाते हैं, भी बात सही है। सामाजिकरण जो है हमारा जनजाति के विस्थापन का प्रभाव नहीं है। अगला जनजातीय समूह द्वारा विस्थापन और भूमि अलगाव का परिणाम हो सकता है। तो अलगाव
क्या हो सकता है कि साझा रीति रिवाज जो है, विश्वास जो है कमज़ोर हो जाते हैं। ये प्रभाव देखने को मिलता है। जब उनका विखंडन हो जाएगा, नातेदारी या रिश्तेदार परिवार के लोग विघटित हो जाएंगे, तो वहाँ रीति रिवाज आदि विश्वास जो है कमज़ोर हो जाते हैं। अगला है, इनमें से किसके कारण जनजाति समूहों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े बदलाव नहीं आते हैं? तो किसके कारण नहीं आते? शहरीकरण के कारण आते हैं। शहरीकरण, सरकारी नीतियों के कारण, औद्योगिकरण, सभ्यता के कारण बदलाव नहीं आते हैं। अगला है, विभिन्न संस्कृतियों के मेल और बढ़ते एकीकरण ने कुछ जनजातीय और स्वदेशी समूहों के बीच किस तरह क्या जन्म दे दिया है? तो पहचान का संकट जन्म दे दिया है। पहचान का संकट कि वो आधुनिक सभ्यता संस्कृति को अपनाए या अपनी संस्कृति को बनाए रखें। इस द्वंद्व में उनकी पहचान जो है संकट में आ जाती है। अगला है, भारतीय गाँव की एक महत्वपूर्ण पहचान या विशेषता कौन सी है? तो भारतीय गाँव की सबसे बड़ी विशेषता है जाति। अगला है, जनजातीय समूहों की पहचान और आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो जनजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है उनके लिए भूमि, लैंड। अगला है, इनमें से कौन सी जनजातीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव से संबंधित नहीं है? तो खनन हो सकता है, खुले मैदानों में कचरा फेंकना हो सकता है, बड़े बुनियादी ढांचे एवं परियोजनाएं हैं जो जनजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। खेती जो है उनके लिए नकारात्मक नहीं है। क्या नहीं है? कृषि जो है हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगला है, कौन सा दृष्टिकोण जनजातीय संस्कृतियों को मुख्य धारा के विचारों और जीवन शैली के साथ एकीकृत करने की वकालत करता है? तो एसिमिलेशन या जो है घुरिये की जो विचारधारा रही थी एकीकरण की, उसको समकलनात्मक कहते हैं, जिसमें जो है मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाना चाहिए, जिस कारण घुरिये ने उन्हें पिछड़े हिंदू भी कहा है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत भारतीय गांव में किस प्रकार की इकाइयाँ नहीं होती हैं? तो नहीं है, तो होमोजेनियस नहीं है। क्या नहीं है? होमोजेनियस, समान रूप, अंतर्व्यापी होती हैं, स्तरीकृत भी होता है, जटिल भी होता है। अगला है, जनजातीय जीवन शैली को संरक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सांस्कृतिक सापेक्षवाद और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप पर आधारित है? तो न्यूनतम हस्तक्षेप पर आधारित है। क्या? तो अलगाववादी नीति बेरियन एल्विन का था, जिन्होंने कहा कि भाई जो जनजातीय जीवन शैली है, जो उनके संस्कृति है, उनको अलग रखा जाना चाहिए, उन्हें मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इन्होंने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी है इसके लिए, अलगाववादी नीति के तहत। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।